में होने वाले आम चुनाव हो, उपचुनाव हो, निकाय हो, पंचायत हो, बस चुनाव होना चाहिए। जैसे चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियां बैनर, पोस्टर और स्लोगन का सहारा लेती हैं, ठीक वैसे ही बदले समय में बदली स्ट्रेटेजी के साथ अब राम नाम हर राजनीतिक दल का सहारा बनता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले राम नाम का जाप करते सियासी दलों को देखा गया और अब एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार का संस्कृति विभाग आदिवासी क्षेत्रों में रामलीला का आयोजन करेगा। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने बयान देते हुए कहा कि जनजाति समाज अनादिकाल से भगवान राम के साथ जुड़ा है। जनजाति समाज अनादिकाल से हिंदू है। भाजपा अब वन में रामलीला का आयोजन कराएगी। रामलीला निरंतर इस देश में होती ही आई है और संस्कृति विभाग इसका आयोजन निरंतर करता ही आया है। इस बार जनजाति क्षेत्र के बच्चों को भी अभिनय के लिए इसमें चुना गया। ये तो अभी जो कुछ तथाकथित देशद्रोही लोग हैं जो उनके बीच में दुष्प्रचार कर रहे हैं, और जनजाति समाज तो अनादिकाल से भगवान श्री राम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। कोई विशेष बात नहीं, जनजाति समाज अनादिकाल से हिंदू था। एक और प्रदेश की संस्कृति मंत्री आदिवासी समाज के उत्थान की बात कर रही हैं। इस वर्ग को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस आयोजन को लेकर निशाना साधता नजर आया। उसकी माने तो ये सियासी शिगुफा है। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही राम जी को अपनी सुविधा के हिसाब से याद करती हो, लेकिन आदिवासी समाज हमारा, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे हिंदुस्तान का हो, देश का हो, उसके तो आराध्य राम जी हैं। उनके तो दिल में राम जी बसते हैं। तो उनके बारे में बताना, मैं समझता हूँ, ये केवल एक राजनीतिक सोच हो सकती है। बकाया राम जी सर्वव्यापी हैं और सबके दिलों में बसे हैं। अलग से उनको पहचान की जरूरत है नहीं। राम नाम के सहारे सियासी वैतरणी पार करने सियासी दल इसमें बार बार सवार होते हैं, लेकिन जिस वर्ग के उत्थान की बात सालों से होती रही, क्या उसका भी विकास हो पाएगा? आखिर आदिवासी समाज को उसकी सही जगह कब तक और कैसे मिल पाएगी? न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। धर्म की अगर बात करें तो धर्म और राजनीति दोनों साथ साथ भारत में जुड़ी हुई है। चुनाव आने से पहले धर्म का जो है बोलबाला शुरू हो जाता है। कांग्रेस ने भी 2018 से सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता पकड़ा था, और अगर अब हम बीजेपी की बात करें तो राम मंदिर तो वो बना ही रही है, राम का नाम वो हर वक्त लेती रही है। लेकिन इस वक्त मध्य प्रदेश सरकार ने एक पहल की है। उसने कोशिश की है कि आदिवासी इलाके में धर्मांतरण रोकने के लिए वो रामलीला कराएगी। वहां पे वो आदिवासियों को उसमें रोल भी करवाएगी, और इस रामलीला कराने से उसको लगता है कि धर्मांतरण रुकेगा। साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो राजनीति या धर्म का जो पार्ट है वो भी आदिवासी पढ़ पाएंगे। पहले हम लोगों ने देखा था जो है संघ आदिवासी इलाकों में जो है एक्टिव रहती थी धर्मांतरण को रोकने को लेकर, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार का संस्कृति विभाग भी इसमें पहल कर रहा है। तो क्या है इसके पीछे का मोटिव, क्या है? चलिए हम इसी विषय पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी। मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं बाला बच्चन जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, आप ही के पास आऊंगी। सबसे पहले तो समझना चाह रही हूं ये क्या है संस्कृति विभाग जो है। देखिए, पहल तो अच्छी है कि आप रामलीला करा रहे हैं, हमारे देश की जो संस्कृति है, इतिहास है, वो अगर आप बता रहे हैं, आदिवासियों को पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इसके पीछे क्या इतना ही मोटिव है जितना दिख रहा है, नजर आ रहा है, जो समझ आ रहा है?
देखिए, अभी जो बाइट प्ले की गई है उषा ठाकुर की, उससे साफ परिलक्षित होता है कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि कुछ तथाकथित लोग आदिवासियों को भड़का रहे हैं और आदिवासी अनादि काल से हिंदू हैं, तो साफ तौर पर एक संदेश, क्योंकि जिस प्रकार से संघ एक लंबे समय से वनवासियों के बीच काम कर रहा है, आदिवासियों के बीच काम कर रहा है, और एक संघ लगातार एक चिंता जाहिर करता है कि धर्मांतरण बड़े पैमाने पर आदिवासियों का हो रहा है, उनको प्रलोभन देकर और तमाम तरीके के लालच देकर उनका धर्मांतरण कराया जाता है। तो क्योंकि संघ लगातार इसको रोकने की कवायद कर रहा है, आदिवासियों के बीच काम कर रहा है, और इसी क्रम में अगर हम बात करें मुक्ता जी, तो इसी क्रम में अब मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग भी आगे बढ़ा है। अब क्योंकि रामलीला का जगह जगह वनवासियों के बीच, आदिवासियों के बीच मंचन किया जाएगा और उसमें बेहतर परफॉर्मेंस जो करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, उनके बच्चों को लिया जाएगा। आदिवासी जो युवक हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उनको लिया जाएगा, जो अभिनय अच्छा करते हैं उनको इसमें मौका दिया जाएगा। और ये कवायद है भगवान राम से जोड़ने की, उनकी जो आदिवासी हैं उनकी कहीं ना कहीं अभिनय शैली जो है या अभिनय कला है उसको निखारने की, और साथ ही एक संदेश देने की कि राम, क्योंकि उषा ठाकुर जी ने कहा कि राम आदिवासियों से, राम का सीधा जुड़ाव रहा है सनातन काल से, क्योंकि राम वनवास के दौरान आदिवासियों के बीच रहे हैं, उनके बीच उनकी समस्याएं राम ने देखी हैं। तो कुल मिलाकर भगवान राम के सहारे अब एक तरीके से कवायद है कि आदिवासियों को धर्म से जोड़ा जाए, राम से जोड़ा जाए, और राम को से जोड़ने के बाद आदिवासियों की जो एक समस्या है आदिवासी क्षेत्रों में, जो लगातार गाहे बगाहे हम भी खबरें देखते हैं कि धर्मांतरण, उसको रोकने की एक कवायद है। जी बिल्कुल। बाला बच्चन जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी कवायद को, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं तो खुद इस वर्ग से आता हूँ, मैं आदिवासी वर्ग से हूँ, ठीक है जी। दूसरी चीज, राम के और आदिवासियों के संबंध किसी से छिपे हुए नहीं। जब राम जी को जो 14 साल का वनवास हुआ था, तो राम जी के साथ में कौन थे इनके अलावा, आदिवासियों के अलावा? दूसरा ध्यान रखना, जब भाजपा की सरकारें आती है तो ये कवायद और सवाल क्यों खड़े करते हैं? अब सुनना, मेरा नाम है बालाराम, मैं आदिवासी हूँ, राम लगा हुआ है, ठीक है। मेरे पिताजी का नाम था श्री राम सिंह, जिनमें स्टार्टिंग में राम लगा हुआ था, और मेरे नाम में बाला और उसके बाद राम लगा हुआ है। ऐसे सारे मध्य प्रदेश और देश के सब आदिवासियों की स्थिति है। भाजपा का एक षड्यंत्र रहता है और एक राजनीतिक चाल रहती है, पॉलिटिकल गेम रहता है। मेरा ये सरकार को ये कहना है, संस्कृति मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को भी, कि जिस मकसद और उद्देश्य से मध्य प्रदेश की जनता ने आपको जो चुना है उस पर काम करो। लोगों का ध्यान भटकाने का काम मत करो, ध्यान मोड़ने की राजनीति मत करो। डीजल है, पेट्रोल है, गैस सिलेंडर, खाने का जो तेल है, वो सस्ते दाम पे 2 लोग परेशान हो रहे हैं। बाकी तो सब अपने धार्मिक आस्थाओं का और उनका काम तो सब कर लेंगे। मैंने खुद अपना उदाहरण देकर आपको ये बताया है, ध्यान मोड़ने की और कलाकारी की राजनीति करते हैं। ये फालतू की चीजें हैं, लोगों को इससे कोई देखिए। उसके अलावा अभी धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2021 आया है, उसमें कानून में सब तरह का प्रोविजन है और सब तरह से कानून ने बांध के रखा है। ये अपने काम करे, लोगों को न्याय और हक, और उसके बाद जिससे जनता जो परेशान हो रही है वो चीजें करेंगे। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई बाला बच्चन जी, आपने अपना भी जो है नाम का ये बताया, इतिहास बताया। चलिए, आप कह रहे हैं धर्म की राजनीति कर रही है, ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है बीजेपी। तो 2018 में आप याद करेंगे जब विधानसभा के चुनाव थे मध्य प्रदेश में, तब कांग्रेस ने भी हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाया था। फिर जब आप लोगों की 1.5 साल आप लोगों की सरकार रही, उस 15 महीने में हम लोगों ने कई बार देखा कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहते हुए कई उन्होंने धार्मिक आयोजन कराए जो पहले हम कभी नहीं देखते थे। हम कांग्रेस के नेताओं के, तमाम नेताओं के मंदिर जाते हुए चित्र, फोटो सोशल मीडिया पे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ, सबका हम लोग अचानक देख रहे थे कि जो एक रिलीजियस पहलू दिख रहा था। तो उसको आप किस रूप में देखें? तो कांग्रेस भी तो धर्म की आड़ में राजनीति करती है। कांग्रेस ऐसा दिखावा कभी नहीं करती। देखो, कांग्रेस ने भी अपने जो वचन पत्र में ये चीजें डाली थी, राम वन पथ गमन, फिर ओम सर्किट का भी वचन पत्र में डाला था। उसके बाद महाकाल मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिरों का निर्माण, ये सब भी सारी चीजों का हम लोगों ने वचन पत्र में डाला था। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि मेरा नाम 50 साल पहले मेरे मदर फादर ने रखा था तो बालाराम है। उसके बाद मेरे पिताजी का नाम 100 साल पहले रखा गया था। उसके बाद हम भिलनी, जो सबरी भिलनी का उदाहरण दे सकते हैं, हम वाल्मीकि जी का उदाहरण दे सकते हैं। ये जब भी जो भाजपा को लोगों का ध्यान मोड़ने के लिए सब सारी चीजें होती है, काम करें। जिनके कारण चुना, आज कोविड महामारी में लोगों की स्थिति क्या हो गई, नोटबंदी और जीएसटी ने क्या हाल कर दिए, किसानों की उपजों का, किसानों की फसलों का ठीक उचित मूल्य नहीं मिल रहा है,
समर्थन मूल्य पे खरीदी नहीं हो रही है और इनके जो रेट्स सब पूरे आसमान पे पहुंच गए हैं। सरकार को ये ध्यान देना पड़ेगा और इस कारण से ध्यान मोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। बाला बच्चन जी, उषा ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गई हो, आपको रोकूंगी बीच में। उषा जी, आपका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो पहल आपके विभाग ने की है, आदिवासियों को रामलीला दिखाई जाएगी, जोड़ा जाएगा, इसके पीछे क्या मोटिव है? रामलीला दिखाई नहीं जाएगी, हाँ रामलीला करने का शिक्षण दिया जाएगा। जी जी, तो इसके पीछे मोटिव क्या है? सरकार का मोटिव क्या है? संस्कृति विभाग का उद्देश्य क्या है? संस्कृति विभाग का उद्देश्य यही है कि जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चरित्र है भगवान श्री राम का, वो जन जन में व्याप्त हो और लोग आदर्श जीवन जीते हुए भारत को 21वीं शताब्दी का जगत गुरु भारत बनाने में जुट जाएं। जी, लेकिन अभी बाला बच्चन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं वो उसी क्षेत्र से आते हैं, आदिवासी हैं, उनका नाम भी बाला राम है। वो इस पहल को, हालांकि इसका वो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि भाजपा जो है असली जो मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए ये सब कर रही है। आप क्या कहेंगी? देखिए, भटकाने का तो कोई विषय नहीं, ये तो संस्कृति विभाग की ड्यूटी है। हम तो हमारा कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। जी, तो राम का ही नाम क्यों, राम ही क्यों? और बता दीजिए, उनसे कोई श्रेष्ठ चरित्र आपके संज्ञान में हो जी, तो आप उनका ध्यान दिला दीजिए। उन पे भी काम कर लेगा संस्कृति विभाग। अच्छा, वो भी कर लेगा संस्कृति विभाग? क्यों नहीं करेगा जी। हर श्रेष्ठ महापुरुष, क्रांतिकारी, देशभक्त, सब पर काम करना चाहता है संस्कृति विभाग और निरंतर कर भी रहा है। नहीं जी, ये पहल तो बहुत अच्छी है उषा जी। और धर्मांतरण कितना हद तक, किस हद तक रोक पाएगा ये जो आपका कदम रहेगा, ये जो आप कदम उठा रही है, संस्कृति विभाग उठा रहा है कदम, इससे धर्मांतरण रुक पाएगा? देखिए मुक्ता जी, ये तो वक्त बताएगा जी। इसका निर्णय वक्त करेगा। जी, उषा जी आप बने रहिएगा फोन लाइन पर, बाला बच्चन जी आप भी बने रहिएगा फोन लाइन पे। शार्प एट 7 में वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, हम जल्दी हाजिर हो रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उषा जी आप ही के पास आऊंगी। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे धर्मांतरण की। आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण की बहुत शिकायतें आती हैं। आपको क्या लग रहा है कितना परसेंटेज धर्मांतरण की शिकायत आप लोग के पास आई है? संघ भी इस पे बहुत सालों से संघ इस पे काम करता आ रहा है और कई हद तक, काफी हद तक संघ ने धर्मांतरण को रोका भी है। तो आपको लग रहा है ये वाला जो आपका कदम है संस्कृति विभाग का, ये बहुत कारगर साबित होगा आने वाले समय में? मुक्ता जी, ये एक सकारात्मक विषय है जी बिल्कुल, और निश्चित रूप से ये कालांतर में लाभकारी सिद्ध होगा। जी। और आपके पास कितनी शिकायतें आती रही हैं धर्मांतरण की आदिवासी इलाकों से, क्षेत्रों से? काफी शिकायतें आती हैं, उनके समाधान में भी हम लोग जुटते हैं। जी जी। बाला बच्चन जी आपके पास आऊंगी। आपने सुना उषा जी हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने कहा ये सकारात्मक पहल है। देखिए पहल तो सकारात्मक है, आप भी मानेंगे इसको। आदिवासियों को जोड़ना, आप कह रहे हैं आपका भी नाम बाला राम है, राम के साथ आदिवासी धर्मांतरण को रोकेंगे, तो एक सकारात्मक पहल तो है। देखिए, मैंने आपको मेरा नाम भी बताया और मेरे पिताजी का नाम भी बताया। मेरे पिताजी का नाम है श्री राम सिंह और फिर मेरा नाम है बाला राम जी। और दूसरी चीज ये है, इन सब चीजों इन सब के लिए अभी धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2021 अभी हम लोगों ने विधानसभा में पास किया है।
जी। और उसके पहले का मुझे मालूम है कि जब कांग्रेस की सरकार थी 1968 में, डीपी मिश्रा साहब जो मुख्यमंत्री थे, तब से ये कानून बना हुआ है। कानून अपना काम कर रही है। और उसके बाद हम लोग तो जिस एरिया में जो ऐसा रहते हैं, इस क्षेत्र में जो रहते हैं, ऐसी में हमारी जानकारी में तो कोई इस तरह की कोई घटनाएं या इस तरह का कुछ कोई मामला देखने को आ नहीं रहा है, मिलता नहीं हमको। आप कहना चाह रहे हैं धर्मांतरण का कोई भी शिकायत आपको नहीं सुनने को मिला है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरे क्षेत्र में तो मैं तो अभी इतने दिनों से मैं विधायक 1993 से एमएलए हूँ, मुझे तो कोई इस तरह का कोई ज्यादा कोई मेरे को देखने को कोई मिला नहीं है। हाँ, आप गृह मंत्री भी रहे हैं बाला बच्चन जी, 1.5 साल अभी आप गृह मंत्री थे। गृह मंत्री भी रहा हूँ और मैंने हर एक बात का जवाब दिया है, ध्यान दिया है, और हर एक उसको मैंने देखा भी। कानून को हाथ में देखो, कानून अपना काम करते हैं। हाँ। हमने कानून बनाए हैं और कानून अपना काम करते हैं, और कानून को सख्ती से पालन कराने का काम हमने गृह मंत्री रहते और तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने भी इस पे जहाँ भी जो कानून को हाथ में लेने का काम अगर नहीं किया है तो उनके खिलाफ हम लोगों ने जम के कार्रवाई की। और ये सरकार अभी उसकी नकल करने जा रही है, लेकिन नकल भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रही है। देखो, हमारी सरकार के समय में मध्य प्रदेश के जो भी माफिया, जिस भी तरह के माफिया थे, जो भी गुंडे थे, भूमिगत हो जा चुके थे, मध्य प्रदेश छोड़ के भग जा चुके थे, अब वो धीरे धीरे करके सब वापस जगह बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में वापस सिर उठाना शुरू कर दिया है। देखो, आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो गई, बिगड़ते कानून की, आज बिगड़ा हुआ कानून सब की जानकारी में चोरी, लूट, डकैतियां, हत्याएं, रेप, गैंगरेप कितनी संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। जी, लेकिन बालाजी, आप अभी उषा जी ने बताया कि धर्मांतरण की बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं, आप कह रहे हैं धर्मांतरण की शिकायतें बिल्कुल नहीं है। देखो, मैं मेरे इधर में जो मेरे एरिया में, मेरे क्षेत्र में, मेरे को तो कोई ऐसा इस तरह की कोई हमारे तक तो कोई ऐसी बात आ नहीं रही, और मैं कोई चाहता भी नहीं। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला है कि 50 साल 55 साल पहले मैं अपने गांव में पैदा हुआ, उस समय क्या स्थिति थी गांव की और सबकी, और उसके बाद 100 साल पहले मेरे पिताजी का नाम राम जी था, मेरा नाम बालाराम है। तो राम जी के हम कितने अनुयायी रहे हैं, कितने मतलब तगड़े और गहरे रूप से हम राम जी से जो जुड़े हुए हैं। मैंने सबरी भिलनी का मैंने उदाहरण दिया, वाल्मीकि का भी उदाहरण दिया। हम लोग उसी जाति से उसी कास्ट में हम आते हैं। तो राम जी के साथ में तो जितने आदिवासी रहे, जितने आदिवासी का बालाराम और राम जी आदिवासियों को हुआ है। चलिए पूछ लेती हूँ उषा जी, बाला बच्चन जी, आपने सुना होगा बाला बच्चन जी को, वो तो कह रहे हैं कि धर्मांतरण की कोई शिकायतें नहीं है उनके क्षेत्र में, और जब वो गृह मंत्री थे तब भी, और जब उनकी सरकार थी 1.5 साल की। मुक्ता जी, बाला बच्चन जी बहुत अच्छे इंसान हैं जी, पर राजनीतिक मजबूरी है उनकी जी कि वो ऐसा असत्य कथन करें। हाँ मैं उनको प्रश्न पूछना चाहती हूँ जी बिल्कुल, कि जब उनकी कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया कि राम जी तो इस देश में हुए ही नहीं, राम सेतु तो कभी था ही नहीं, तब भी काश उन्होंने पार्टी में खड़े होकर ये कहा होता कि मेरे पिता का नाम श्री राम और मेरा नाम बालाराम है। कैसे आप राष्ट्र की इतनी बड़ी सच्चाई को नकार रहे हैं और पूरी कांग्रेस उसको नतमस्तक होकर स्वीकार कर रही है। तो ये बहुत चिंता का और दुख का विषय है। संस्कृति एक ऐसा विषय है, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का विषय नहीं है, ये 130 करोड़ नागरिकों का विषय है। हर संस्कृति हम सबकी साझी, उसको यदि कहीं कोई कष्ट हो रहा है तो हमें सच्चाई से स्वीकार करना चाहिए और उसके समाधान में जुट जाना चाहिए। मैं अपने भाई से भी यही प्रार्थना करूंगी, सच्चाई समझो, जानो और मैदान में आ जाओ। जी बाला बच्चन जी, आपने सुना होगा उषा जी को, उन्होंने एक सवाल आपसे पूछा है। बाला बच्चन जी, चलिए बाला बच्चन जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उषा जी ने एक सवाल पूछा, अभी कनेक्ट हो जाएगा तो हम वो सवाल पूछते हैं बाला बच्चन जी से। तब तक सुनील जी आपसे पूछूंगी, क्या लग रहा, देखिए उषा जी बार बार कह रही हैं धर्मांतरण की शिकायतें हैं, संस्कृति विभाग उसको लेके सजग है और कहीं ना कहीं जो है वो कोशिश कर रहा है आदिवासियों को उसके संस्कृति से जोड़ने का। ये एक राजनीतिक प्रश्न नहीं है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मुक्ता जी, क्योंकि अगर आजादी के बाद से भी देखें हम, पुरातन काल से, लंबे अरसे से
जब से ये पृथ्वी है, आदिवासी लंबे अरसे से जंगलों में रहते हैं। लेकिन अब क्योंकि समय के साथ सभी चीजें बदल रही हैं तो उनका रहन सहन भी बदलना चाहिए। उनके लिए सरकार क्या सहूलियतें दे सकती हैं वो देना चाहिए, क्योंकि कई बार आपने भी देखा और हमने भी देखा है कि इसी मध्य प्रदेश में कई मिशनरीज या दूसरे लोग कहीं ना कहीं प्रलोभन देकर आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कराते हैं। वो इस कारण से कहीं ना कहीं उनको रहन सहन या फिर जीवन यापन में जब परेशानी होती है तो इस प्रकार के प्रलोभनों में आदिवासी फंस जाते हैं। और कई बार हम खबरें भी चला चुके हैं मुक्ता जी इस प्रकार की कि आदिवासी इलाकों में इस प्रकार की समस्या हैं। और यही वजह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, चाहे बैतूल के आसपास के हम इलाकों की बात करें या दूसरी जगहों की बात करें, लगातार आदिवासियों को शिक्षित करने का काम आरएसएस कर रहा है, संघ कर रहा है। उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी काम संघ बड़े पैमाने पर कर रहा है। और कैसे उनको राष्ट्र की या हिंदुत्व की जो एक सोच है उससे कैसे जोड़ा जा सके, कैसे उनको अपना इतिहास बताया जा सके, इतिहास से रूबरू कराया जा सके, इस दिशा में काम करता है। और वही उषा ठाकुर जी का कहना है कि संस्कृति विभाग राम से बेहतर इस मतलब देश की, अगर क्या विश्व की बात करें मुक्ता जी, कोई चरित्र नहीं हो सकता। एक किस प्रकार के पिता से लेकर पति और पुत्र से लेकर राजा का कर्तव्य राम ने बखूबी निभाया मर्यादा पुरुषोत्तम के तौर पर, तो उनसे बेहतर चरित्र नहीं हो सकता। और उसी चरित्र को कैसे अभिनय उनको सिखाएंगे, उनको बताएंगे, उनका जीवन परिचय बताया जाएगा तो आदिवासियों को एक प्रेरणा मिलेगी और उस प्रेरणा से आदिवासी अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। उषा जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी आपसे। आप बाला बच्चन जी से संपर्क अभी हो नहीं पा रहा, इसलिए आपका सवाल मैं पूछ नहीं पा रही, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी जो मैंने बाला बच्चन जी से भी पूछा था कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाती है जब उसको लगता है कि राजनीति में उसको वोट बैंक की राजनीति करनी है, तो आप कैसे देखती हैं कांग्रेस के इस चरित्र को? ये उनका दोहरा चरित्र जी संपूर्ण देश और दुनिया के सामने आ गया। और स्वतंत्र वीर सावरकर ने बहुत पहले कहा था कि जिस दिन इनकी आंख खुलेगी तो ये कोट के ऊपर जनेऊ पहनना शुरू कर देंगे। और हम सब देख भी रहे हैं कि ऐसा आलम हमको यत्र तत्र दिखाई देता है। तो संस्कृति, संस्कार, चरित्र ये दिखावे के विषय नहीं है, ये तो आचरण में उतार के रग रग में समाहित करने के विषय है, क्योंकि श्रेष्ठ वर्तमान पीढ़ी ही भविष्य का जगत गुरु भारत निर्मित कर पाएगी। जी बिल्कुल। उषा जी, आपको ध्यान होगा 2018 में जब विधानसभा चुनाव थे तब कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व चेहरा हम लोगों ने देखा था। तमाम उनके जो लीडर्स थे सबको हम लोगों ने देखा मंदिर में जाते हुए। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने सुंदरकांड कराया, अपने आप को हनुमान पुत्र उन्होंने बताया। तो ये चीज जो आप कह रही हैं, ये एक जो इनकी तस्वीर है कांग्रेस की, ये जब है जब वोट का समय आता है, जब चुनाव का समय आता है, तब हम ये चरित्र या ये तस्वीरें हम तमाम देखने लगते हैं। जी, स्वार्थ के कारण आध्यात्म कभी नहीं अपनाया जाना चाहिए। आध्यात्म तो आपकी समग्र उन्नति उत्थान का विषय है। उसको जब भी कोई स्वीकार करे, दिल की गहराइयों से करे, उसको हम राजनीतिक हथियार कभी ना बनाएं। जी बिल्कुल। जाते जाते मैं उषा जी आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो पहल संस्कृति विभाग का है, आपने उद्देश्य बताया क्या है, चलिए बहुत अच्छा उद्देश्य है। आपको क्या लग रहा है आने वाले समय में इसका कितना असर हम देखेंगे मध्य प्रदेश में? का बहुत सकारात्मक होगा। बच्चे खुद अभिनय करने की इच्छा, उन्होंने रामलीला वो स्वयं सीखने आए, विभाग उनको प्रशिक्षित कर रहा है, वो जाके अपने क्षेत्र में उसकी प्रस्तुति करेंगे। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। जाते जाते आपसे सुनील जी आपसे पूछना चाहूंगी, जाते जाते एक लाइन में आप कैसे पूरी सबको सम अप कैसे करेंगे? देखिए मुक्ता, ये अगर जनजातीय क्षेत्र के बच्चे हैं, आदिवासी क्षेत्र के बच्चे हैं और वो रामलीला में अभिनय करेंगे तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो उनको रोजगार भी कुछ मिलेगा, क्योंकि रामलीला का जब मंचन किया जाएगा तो एक उनको रोजगार के भी साधन रहेंगे। और दूसरा,
एक राम की जो महिमा है, रामलीला है, वो जन जन तक पहुंचेगी, आदिवासियों के बीच पहुंचेगी, उनकी भाषा, उनकी बोली में पहुंचेगी। तो ये एक फायदा रहेगा कि राम की जो कथा है वो आदिवासियों तक पहुंचे, और दूसरा स्थानीय स्तर पर रोजगार भी, क्योंकि युवाओं को मिलेंगे, बच्चों को मिलेंगे, और बेहतर चरित्र, कैसे चरित्र निर्माण हो, इस दिशा में भी वो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उषा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप शार्प एट 7 में आपने हिस्सा लिया। बाला बच्चन जी, सुनील जी, आप लोगों का भी शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह संस्कृति विभाग जो है एक नई पहल लेकर आया है, आदिवासियों को वो रामलीला के साथ जोड़ेगा। एक तो ये है कि रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, एक तो दूसरा ये भी रहेगा कि धर्मांतरण जो है, जिसकी शिकायतें बार बार आती है, जिसको रोकने के लिए संघ भी बहुत प्रयास करता रहा है, सालों से करता रहा है, उससे अब संस्कृति विभाग भी जुड़ेगा। और रामलीला के जरिए उसका ये मानना है कि धर्मांतरण जो है ये रुकेगा, और साथ में आदिवासियों को रोजगार से भी जोड़ा जाएगा। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज। स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे।